बाद अस्पताल प्रशासन में खलबली मच गई। रिपोर्ट में नवजात का सीटी स्कोर 34 बताया गया है। इस घटना ने मेडिकल साइंस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे ही मामलों से जुड़े सवालों के जवाब आज हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानेंगे। कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। प्रेग्नेंट मां से बच्चे को कोरोना होने का कितना खतरा रहता है? प्रेग्नेंट मां अपने बच्चे को कोरोना से कैसे बचाए? संक्रमित मां और बच्चे पर कॉम्प्लिकेशंस कितना है? इसके अलावा कोरोना वायरस से खुद को कैसे बचा सकती हैं प्रेग्नेंट महिलाएं? क्या संक्रमित मां का दूध भी कर सकता है बच्चों को संक्रमित? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आज हम हमारे कार्यक्रम में बातचीत करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर के पैनल लगातार जुड़ेगा। आप सभी को सबसे पहले मैं तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर NC मिश्र जी, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली, लगातार जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज जो केस आया है, सबसे पहले उसको लेकर बात करना चाहूँगी। जिस तरह से एक महिला की खबर सामने आई है जिसमें महिला का RT-PCR कराया गया था, प्रेग्नेंट महिला का, वो तो नेगेटिव थी, लेकिन जिस बच्ची को जन्म दिया है उन्होंने, वो बच्ची पॉजिटिव निकली है। तो लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये काफ़ी हैरान कर देने वाली घटना है। आपके माध्यम से जानना चाहूँगी कि क्या इसमें वाकई हैरानी की बात है या मेडिकल टर्म्स में ऐसा होना या होना सामान्य है या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ये है तो इंटरेस्टिंग बात, लेकिन ये संभव है। इसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं है। जैसा आपने कहा कि महिला की RT-PCR जांच हुई थी और वो नेगेटिव आई, तो ये देखिए, हम लोग पिछले 15 महीनों से बहुत चर्चा कर चुके हैं आपके माध्यम से भी, इस चैनल पे भी, कि RT-PCR टेस्ट की गुणवत्ता 70% होती है और अगर ब्रोंको एल्वियोलर लवाज लेते हैं तो वो बढ़ के 90-95% हो जाती है। तो इसलिए अगर रोगी का RT-PCR नेगेटिव होता भी है, फिर भी ये संभावना हमेशा बनी रहती है कि या तो लक्षण के साथ कोई है, फिर तो हम लक्षण को ही मानते हैं, फिर RT-PCR को नहीं मानते हैं। और अगर किसी को लक्षण भी नहीं है और वो भी वायरस कैरी कर सकते हैं, ये भी बहुत लक्षण रहित हमारे पास बहुत सारे लोग थे जिनमें सीरो सर्वे में भी ये दर्शाया गया है। और ये वायरस जो होता है, हमने देखा है कि ये बॉडी के हर हिस्से को पहुंच जाता है, हर हिस्से में पहुंच जाता है। जैसे पेट में पानी होता है, उसमें भी वायरस दिखा है। गॉल ब्लैडर में बाइल होता है, उसमें भी वायरस दिखा है। हम जो GI ट्रैक्ट में अगर किसी को लूज मोशन हुए हैं और लोग ये GI ट्रैक्ट के माध्यम से भी हमारे शरीर से निकलता है, यूरिन में भी निकल सकता है वायरस। तो इतना छोटा होता है कि ये शरीर के ब्रेन से लेके, लंग से लेके और हार्ट, किडनी, लिवर, इंटेस्टीन, मांसपेशियां, कहीं पे भी वायरस मिल सकता है। और ये पिछले 15 महीनों में लोगों ने रिपोर्ट भी किए हैं कई केसेस कि पेरिटोनियल फ्लूइड में वायरस मिला, बाइल में वायरस मिला। जो ये तो एक तरफ लोगों ने ये भी कहा कि जो हम लोगों का एक्सक्रीटा होता है, उससे भी संक्रमण फैल सकता है अगर उसको ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं। तो ये कोई, मैं समझता हूँ ये इंटरेस्टिंग ज़रूर है, क्योंकि न्यूनेट बच्चे में, नवजात शिशु में होना अपने में एक इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन मदर नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, तो ये हो सकता है क्योंकि मदर का कितना डिलीजेंटली लिया गया सैंपल, क्योंकि इसमें पिटफॉल होते हैं जब सैंपल कलेक्शन होता है कि किस तरह से टेक्नीशियन ने लिया, कितनी डिलीजेंटली लिया और बच्चे में पॉजिटिव आया है। तो ये अब देखना और इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि बच्चा किस तरह से रिकवर होता है। इसमें ये महत्वपूर्ण बात होगी देखने में। और क्या महिला को कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं अगले 2-3 दिन में? अगर ये 24 की बात है तो आज 28 तारीख है, 4 दिन हो गए हैं। क्या महिला को कोई लक्षण आते हैं? तो ये थोड़ा इसमें मैं समझता हूँ कि इंटरेस्टिंग होगा इसको ऑब्जर्व करना। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर कई पहलू हो सकते हैं। हो सकता है कि महिला पहले पॉजिटिव हो, बाद में नेगेटिव रिपोर्ट आई हो, या आगे का जिस तरह से आपने बताया है कि लक्षण बाद में आ सकते हैं। कई पहलू इसके हो सकते हैं जो कि बाद में रिसर्च के बाद पता चलेगा। लेकिन इसके बाद जो अहम सवाल निकल कर आ रहा है, वो ये निकल कर आ रहा है कि जो भी महिलाएं आज के समय में प्रेग्नेंट हैं,
वो ख़ास तौर पे किस तरह से अपना ध्यान रखें, क्या बचाव करना है, इस बारे में हम आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे सर। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट माँ की, और साथ ही साथ उनके बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है कोरोना संक्रमण से। यदि कोरोना हो भी जाए तो उसके लिए उन्हें क्या कुछ करना है, इन तमाम बातों में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट माँ यदि है तो कोरोना काल के इस दौर में किस तरह से वो अपना बचाव कर सकती है। इसके साथ ही साथ प्रेग्नेंट माँ अपने होने वाले बच्चे को कोरोना से बचाने के लिए क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए, क्या कुछ घर का माहौल होना चाहिए। इसके अलावा यदि कहीं ना कहीं कोरोना होता भी है तो उसके लिए क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कैसे उनका बचाव करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में अपने कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे। और जिस तरह से आज नया मामला सामने आया उसके बाद लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। लगातार हमारे साथ डॉक्टर का पैनल जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्र, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीरज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर ब्रजेश पांडे, वरिष्ठ चिकित्सक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर MC मिश्रा जी आपके पास ही आऊँगी और अगला सवाल जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे थे वो ये था कि ये जो नया केस आया है इसके बाद प्रेग्नेंट महिलाओं की चिंता यकीनन बढ़ जाएगी। सबसे पहला तो यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि कितने प्रतिशत चांसेस होते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी से उसके बच्चे में संक्रमण के जाने के। और दूसरी बात, यदि लेडी सावधानियां बरतना चाहती है तो कोविड गाइडलाइंस का नॉर्मल जो बिहेवियर है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसके अलावा क्या कुछ किया जा सकता है कि प्रेग्नेंट महिला खुद भी सुरक्षित रहे और अपने बच्चे को भी सुरक्षित कर सके। गाइडलाइन से कोविड ट्रीटमेंट की और पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में वो लगभग
सिमिलर गाइडलाइंस है। कोई विशेष दवाई केवल जिनको अर्ली प्रेगनेंसी है, मान लीजिए पहला ट्राइमेस्टर है और अभी पता लगा है और विदिन 3 मंथ्स है, तो बहुत कम दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। और जैसे हम वैसे भी कहते हैं, किसी में भी केवल बुखार कम करने के लिए जो पैरासिटामोल देते हैं, पहले सप्ताह में सिर्फ वही दें, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ न दें। और जो भी दवाई लें वो अपने जो हमारे महिला डॉक्टर्स हैं जिनके संरक्षण में इनका प्रेगनेंसी चल रहा है, उनसे ज़रूर मशवरा कर लें, तो इसमें कोई समस्या आती नहीं है। ज़्यादातर महिलाएं माइल्ड डिजीज़, मॉडरेट डिजीज़ में ठीक हो जाती हैं, कोई बहुत विशेष उनको दिक्कत नहीं आती है। दूसरे सप्ताह में फिर वही बात होती है कि अगर उनको निमोनिया की शिकायत ज़्यादा है, और कई बार ये होता है कि जब वो हो जाती है अवस्था और उसमें फिर अगर ज़्यादा गंभीर रोग हो जाता है तो फिर समस्या आती है। और अगर सिजेरियन वगैरह करना पड़ जाए या फिर आईसीयू में भर्ती करना पड़ जाए तो आउटकम फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है इस तरह की गर्भवती महिलाओं का एडवांस प्रेगनेंसी में। अदरवाइज कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। काफ़ी महिलाओं का जो हुआ भी है कोविड और वो अपने घर पर रह के ठीक हो गई है, लेकिन जब हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है, आईसीयू में जाती है, सिजेरियन वगैरह करना पड़ता है, तो दिक्कत आती है और उसमें प्रोग्नोसिस गार्डेड रहती है। और इस पर निर्भर करता है कि कितना लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ है या केवल ऑक्सीजन थेरेपी से ठीक हो जाएंगी। अच्छा, बच्चे का अगर महिला को आप ठीक रखते हैं तो बच्चा स्वतः ठीक रहता है। अगर उनका खाना पीना ठीक चलता है तो लाइट भी मिल रही है और कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त तरल पदार्थ भी ले रही है, तो बच्चे को स्वतः न्यूट्रिशन मिलता रहता है। आगे जहाँ तक बात रही कि वायरस बच्चे में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो प्रकृति पर निर्भर करता है, इसमें लोग भी कुछ नहीं कर सकते। कोई उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं है कि हम दे दें और वायरस सेंट्रल बैरियर को न क्रॉस करे, ऐसा संभव नहीं है। और हुए भी हैं, और भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं इंट्रा-यूट्राइन ट्रांसमिशन के, लेकिन बच्चों में भी आउटकम ठीक ही रहा है ज़्यादातर, और ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, अगला सवाल मेरा आपसे है, और यहाँ पर सवाल ये है कि यदि लेडी कोई कोरोना पॉजिटिव होती है और वो लैक्टेटिंग है, तो क्या माँ के दूध से बच्चे में संक्रमण होने का खतरा रहता है? जी, माँ के दूध से, और जैसे कि सर ने कमिश्नर ने बताया है कि बहुत ही कम स्टडी इस तरह के अभी केसेस मिले हैं जिसमें कि प्लेसेंटा, अम्नियोटिक फ्लूइड या जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें वायरस को ट्रांसमिट हुआ है मदर टू चाइल्ड। इस तरह की ट्रांसमिशन की स्टडीज अभी बहुत कम है, लेकिन हाँ एक संभावना इक्का दुक्का केस कुछ ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि मिला है, लेकिन मैक्सिमम स्टडीज में लास्ट जो वेव थी, जो लास्ट वेव आई थी, उसमें इस तरह के केसेस नहीं मिले थे। लेकिन इसमें कुछ केसेस ऐसे रिपोर्टेड हैं, बट वो उसमें अभी भी ये प्रूव होना थोड़ा सा बाकी है कि एग्जैक्टली ये ब्रेस्ट मिल्क से एक्वायर्ड हुआ है या कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन से एक्वायर्ड हुआ है, तो अभी अंडर स्टडी है, लेकिन ये संभावना अभी इसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। डॉक्टर ब्रजेश, आपके पास आऊँगी, और यहाँ पर सवाल ये भी होता है कि यदि माँ कोविड पॉजिटिव है और उसके साथ बच्चा है, तो माँ और बच्चे, प्रेग्नेंट महिला की खास तौर से मैं बात कर रही हूँ, तो कोविड पॉजिटिव होने के बाद माँ और बच्चे दोनों पर कॉम्प्लिकेशंस कितने अधिक हो सकते हैं? हेलो जी डॉक्टर ब्रजेश, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? आवाज़ आ रही है, जरा अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपना सवाल आपके लिए दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल ये है कि यदि लेडी प्रेग्नेंट है और कोविड पॉजिटिव हो जाती है, तो ऐसे में माँ और बच्चे पर कॉम्प्लिकेशंस किस हद तक हो सकते हैं? अच्छा, जो फीमेल प्रेग्नेंट हैं तो वो तो नॉर्मल जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे जो नॉन प्रेग्नेंट या जो नॉर्मल पेशेंट में हो रहे हैं वो सारे पॉसिबिलिटी है कॉम्प्लिकेशंस की। लेकिन बच्चे का जो फीटस का है उस पर अभी इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है, तो हम उस पर अभी कुछ इतना कह नहीं सकते कि फीटस में कितना ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा। यह भी हमारी स्टडी का विषय है कि क्या
कितने कॉम्प्लिकेशन, कितने परसेंट वो हो सकता है, कितना ट्रांसमिट होगा वायरस उससे प्लेसेंटा। जैसे अभी सर ने बताया, तो मिश्रा सर ने भी बताया कि ये अभी ये हमारी रिसर्च का विषय, जहाँ केसेस मिल रहे हैं कि कितना ट्रांसफ़र हो रहा उससे, उस पर डिपेंड करेगा कि फर्दर उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या क्या डिसीज़ का प्रोग्रेशन है। तो अभी इस पर कुछ बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। बाकी जो प्रिकॉशंस हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी, उनको प्रिकॉशंस, वो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जो हम एक नॉर्मल पर्सन के लिए कोविड का प्रिकॉशंस बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर एम.सी. मिश्र जी यहाँ पर आऊँगी, और लगातार आज हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात कर रहे हैं। सबसे पहला तो जिस तरह से डॉक्टर ब्रजेश ने यहाँ पर कहा है कि फीटस में ट्रांसफ़र होने के अभी तक ज़्यादा रिसर्च हुए नहीं है, लेकिन जिस तरह का ये मामला सामने आया है और जिस तरह की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी रही है कि ख़तरा ज़रूर बना रहता है, और ऐसे में ये मामला पहला मामला ही हम इसे कह लें, लेकिन सामने ज़रूर आया है कि मदर से बच्चे में गया है। अब ये किस समय गया है ये कहना अभी मुमकिन ज़रूर पॉसिबल नहीं है, लेकिन गया ज़रूर है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कॉम्प्लिकेशंस की यदि मैं बात कर रही हूँ तो आपने पिछले 1.5 साल में काफ़ी अनुभव देखे होंगे। आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या किसी प्रेग्नेंट लेडी में कॉम्प्लिकेशन इस हद तक बढ़े हैं कि महिला की और बच्चे की जान पर खतरा बना हो? ये हुआ है, हम लोगों ने मैंने अभी देखी है जिसमें महिला की मृत्यु हुई और बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका। ये रेयरली हुआ है, और संक्रमण माँ से जो बच्चे में जाता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही जाता है, और क्योंकि वायरस इतना बारीक होता है कि वही होता है कि वो जा सकता है, साइज बहुत छोटा होता है। तो बिल्कुल ये संभावना हमेशा बनी रहती है, और पहले भी ऐसा देखा गया है, नवजात शिशुओं में मिला है संक्रमण माँ के से जो गया है। तो बिल्कुल आपने प्रश्न ठीक पूछा है। जैसे डॉक्टर नीरज ने भी कहा और डॉक्टर ब्रजेश ने भी कहा कि जो कॉम्प्लिकेशंस बाकी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को हो रहे हैं या पुरुषों को हो रहे हैं, वही कॉम्प्लिकेशंस अगर गर्भवती महिला को होते हैं तो वो ज़्यादा गंभीर होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी थोड़ा सा कम रहती है, वैसे ही कोविड के चलते और कम हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए वही एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है जो आईसीयू में इलाज हुआ, वही एक प्रेग्नेंट महिला है, तो प्रेग्नेंट महिला का जो आउटकम है वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का होगा या पुरुष का होगा। तो ये बिल्कुल बात सामने आई है, और इसमें कई महिलाओं ने की मृत्यु हुई है, लेकिन चूंकि बहुत आंकड़ा अभी नहीं है प्रेग्नेंट वुमेन पे, तो ऐसा कोई अलग से कोई आंकड़ा अभी तक इस पे नहीं आया है। तो संभवतः ऐसा लगता है कि बहुत लार्ज नंबर में इस तरह से गर्भवती महिलाओं को संक्रमण हुआ नहीं है, और हुआ है तो माइल्ड हुआ है, जो बिल्कुल मिनिमल मेडिकेशन से ठीक हो गई हैं। जैसे मेरी पत्नी गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे जब बात होती तो उन्होंने कहा कि कई महिलाओं को हुआ संक्रमण जो गर्भवती हो गई हैं, लेकिन वो सब ठीक हो गई। तो इसमें भी यही मानना पड़ेगा कि अधिकतर गर्भवती महिलाएं जिनको न्यूनतम लक्षण है, माइल्ड डिजीज है, वो ठीक हो जाएंगी बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अनकॉमनली, रेयरली कोई अगर गंभीर हो जाते हैं तो उसमें फिर आउटकम, जैसे मैंने पहले भी कहा, फिर उसमें आउटकम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, और उसमें आईसीयू में वेंटिलेटर पे जाने के बाद फिर मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और कानपुर से दर्शन हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। जी दर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिष्टी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाहती हैं? एक्चुअली में हमें ये पूछना है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो उल्टी तरफ से लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ बहुत तेज दर्द होता है, इतना तेज दर्द होता है कि हमें काफी देर तक टहलना पड़ता है, तो वो भी सही नहीं होता है। बहुत देर तक दर्द होता रहता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, और बहुत तेज दर्द होता है लेफ्ट साइड में, पेट के उल्टी तरफ, फेस के उल्टी तरफ। जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर नीरज, हमारे दर्शक का यहाँ पर सवाल है, और उनका ये कहना है कि जब भी वो कुछ खाती हैं फेस के लेफ्ट साइड में उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द का आभास होता है, क्या करना चाहिए इन्हें? फेस के लेफ्ट साइड में अगर पेन हो रहा है
और कुछ खाने पे हो रहा है और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो बार बार सर दर्द हो रहा है, तो ये एक तरह का न्यूरोलजिया होता है, इसको न्यूरोलजिया बोलते हैं, जो किसी वायरस के नॉर्मली ट्राइजोमल न्यूरोलजिया टाइप की डिजीज होती है, जो किसी वायरस से नॉर्मली एक्वायर्ड होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में बिना वायरस के भी एक्वायर्ड होती है। तो फेस का एक हिस्सा, खास करके जो ये वाला हिस्सा होता है, जो आँख के नीचे और कान के आगे वाला हिस्सा होता है, तो ये हिस्सा अगर बार बार आपको दर्द कर रहा है कुछ खाने की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से, कुछ लोगों को हवा की वजह से होता है, कुछ लोगों को टेम्परेचर की वजह से हो जाता है, लेकिन अगर वही हिस्सा बार बार हो रहा है तो इसको न्यूरोलजिया बोलते हैं। तो इसके लिए आप किसी न्यूरो फिजिशियंस को जरूर दिखाएं और इसका जो भी उचित इलाज है वो करवाएं, नहीं तो ये दर्द बड़ा ही धीमे धीमे करके बहुत तेजी से बढ़ता रहता है और आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक परेशान कर सकता है। जी, इसके अलावा डॉक्टर नीरज, अगला सवाल यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर मेरा ये है कि जिस तरह से हम लगातार हर किसी के लिए बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या घरेलू उपाय हो, क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आजकल के समय में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ इस्तेमाल कर सकती हैं या इसके लिए भी डॉक्टर से विशेष सलाह लेने की ज़रूरत है? इसके अलावा एलोपैथी में भी क्या कुछ ऐसा है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को यहाँ पर हेल्प कर सकता है कि आज के समय में बचा के रखें? दूसरा सवाल ये भी है कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ को आज के दौर को देखते हुए पहले से ही आइसोलेशन में चले जाना चाहिए और घर के बाकी सदस्यों से दूरी बनाकर रखना चाहिए अपनी सावधानी के लिए? मैं आपके दूसरे सवाल का उत्तर जो वो पहले देना चाहूँगा कि वो ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, क्योंकि महिलाएं अगर प्रेगनेंसी में, जैसे कि बार बार बताया जा चुका है आज के उसमें भी, प्रेगनेंसी के समय पे अगर महिलाएं संक्रमित होती हैं तो ये बात सही है कि वो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि बहुत ही कम दवाइयों पे, जैसे कि मैक्सिमम पैरासीटामोल पे वो लोग ठीक हुए हैं। लेकिन अगर ये चीज़ कॉम्प्लिकेट करती है तो पहली चीज़ तो माँ और बच्चे के लिए जो जीवन के लिए खतरा है वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर डिलीवरी तक हम किसी तरह से प्रोसीड कर भी जाते हैं, माँ ठीक हो जाती हैं, तो कुछ कंडीशंस में ये पाया गया है कि जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक या तो समय से पहले पैदा हो जा रहे हैं या उनको पैदा होने के बाद जो सांस की दिक्कत है वो ज़्यादा हो रही है। तो इन कंडीशंस में जो नवजात शिशु के कॉम्प्लिकेशन है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही हाई रिस्क होते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी या जो सिजेरियन, मैक्सिमम बच्चों का सिजेरियन करना, प्रेग्नेंट लेडी का सिजेरियन करना पड़ जा रहा है, और बच्चों को जो पैदा हो रहे हैं उनको सांस की दिक्कत के साथ पैदा हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से बचाव के लिए हमको ज़रूरी ये है कि एक तो जान के लिए भी, और जान के बाद अगर हमारी डिलीवरी हो भी रही है तो नवजात शिशु में कोई दिक्कत ना हो, तो बचाव जो है वो एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा रखना पड़ेगा। खासकर अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर लेडी जो है वो हैं, तो उतने समय पर उनको सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। और दूसरा जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आपने जो पहला प्रश्न पूछा था, तो उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि प्रेगनेंसी में जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली आपके फीटस के प्लेसेंटा के थ्रू आप ट्रांसमिट करते हैं बच्चे को, खासकर जो न्यूट्रिशन है वो ट्रांसमिट होता है। तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से पहले, जो नॉर्मल रूटीन में हम लोग पहले से लेते आए हैं, वो अपना कंटिन्यू करिए। लेकिन जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन आ रही हैं, जैसे कि आइवरमेक्टिन को बैन कर दिया गया है, वो एक बचाव किया गया था कि जो है जो नॉर्मल पर्सन है उसमें आइवरमेक्टिन आप ले सकते हैं कोरोना से बचाव के लिए, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी में उसको मना कर दिया गया है। तो ऐसे ही जो अगर आप कोई दवाई अगर लेना चाह रहे हैं तो अपनी जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं या लेडी डॉक्टर उनसे बात करें, उसके बाद ही कुछ अलग से अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर लेना चाह रहे हैं तो बात करके तभी लें, क्योंकि अलग अलग दवाइयों के कंपोजिशंस अलग अलग हैं, उसमें क्या चीज़ आपको नुकसान करेगी वो आप नहीं पहचान पाएंगे। तो आप अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से बात करके ही इस तरह की दवाई लें। बाकी रूटीन में जो सबसे बड़ा जो इम्यूनिटी बूस्टर जो हम लोग के पास होता है वो हमारा हेल्दी खाना है। अगर हम शाकाहारी खाना फल के साथ और जो दूध वगैरह है ये लेते रहेंगे तो वो पर्याप्त होता है। लेकिन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उनसे बात करिए अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से, उसके बाद ही आप ये सब चीज़ें स्टार्ट करिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर MC मिश्र जी, जिस तरह से प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर आजकल सावधानियां बरतने को कहा जा रहा है और कोरोना महामारी के दौर में लगातार इस बात का जोर दिया जा रहा है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हालांकि हमारा जो हथियार है वैक्सीनेशन
उसको लेकर अभी तक रिसर्च पूरी नहीं हुई है और ना ही भारत में इसकी अनुमति मिली है। मैं बाकी देशों के माध्यम से भी, आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगी कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर अभी कहीं पर वैक्सीन का ट्रायल पूरा हुआ है, और दूसरी बात ये कि यदि ये ट्रायल वहाँ पर पूरा हुआ है तो भारत में इस ट्रायल को पूरा होने में और साथ ही प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए वैक्सीनेशन को मंजूरी मिलने में अभी और कितना समय हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है? हम लोगों को गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन जो हमारी स्तनपान करा रही हैं महिलाएं, नवजात शिशु को, उनके लिए अलाउ हो गया है वैक्सीनेशन। भारत सरकार ने गाइडलाइन में इसको इंक्लूड कर दिया है। और इसके अलावा यूएस वाली जो दोनों वैक्सीन्स हैं, फाइजर और मॉडर्ना, वो प्रेगनेंसी में भी दी जा रही हैं और वो लैक्टेशन में भी दी जा रही हैं, यानी गर्भवती महिलाओं को भी दी जा रही हैं और स्तनपान जो करा रही हैं महिलाएं उनको भी दी जा रही हैं। और बहुत जल्दी भारत में भी ऐसा हो जाएगा। हमारी दोनों वैक्सीन्स भी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान के लिए, जैसे मैंने कहा, स्तनपान जो महिलाएं करा रही हैं उनको तो ऑलरेडी हो गया अप्रूवल, लेकिन अभी गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा जब तक वो ट्रायल जो चल रहा है उसके जब नतीजे सामने आ जाएंगे, उसके परिणाम सामने आ जाएंगे, तो पूरी संभावना है कि वो भी अलाउ हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी वैक्सीन, टेटनस की वैक्सीन लगती है महिलाओं को जब वो गर्भवती हो जाती हैं। और वैक्सीन, ज़्यादातर वैक्सीन सेफ होती हैं, लेकिन चूंकि अभी तक जो ट्रायल हुए उसमें गर्भवती महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, सिर्फ वही इसी को सामने रखते हुए अभी इसको परमिशन नहीं दी थी, लेकिन अब बहुत जल्दी मैं समझता हूँ ये भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। अगला सवाल यहाँ पर ये भी है कि कई ऐसे सेंटर्स हैं, मैंने खुद नोटिस किए हैं, ऐसे मेडिकल सेंटर्स या ऐसे नर्सिंग होम हैं जहाँ पर कोविड पेशेंट को भी रखा जा रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोगों को लगे हुए थे, और साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ भी, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ को एक टाइम के बाद अपनी गायनो को कंसल्ट करना होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डॉक्टर का कंसल्टेशन ज़रूरी हो जाता है। तो ये दोनों ही काम एक साथ किए जा रहे थे, जो कि मेरी नज़र में ये सरासर लापरवाही है और ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके माध्यम से अपने दर्शकों को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी और आपके माध्यम से इसीलिए ये सवाल रखना चाह रही हूँ कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को जब वो डॉक्टर से भी मुलाकात करने जा रही हैं, अपनी गायनी से मिलने जा रही हैं, तो किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए और क्या वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से भी वो जो रूटीन चेकअप होता है उसमें आगे बढ़ सकती हैं? अंतिम प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल। अगर वीडियो कंसल्टेशन से काम चल सकता है तो उसका पूर्ण रूप से उसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल अभी तो खैर संक्रमण थोड़ा कम हो गया है, तो जितनी हमारे चिकित्सालयों में भीड़ थी वो कम हो गई है। और जब भी महिलाएं अपने चेकअप के लिए जाएं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाएं, मास्क, 2 मास्क लगा के जाएं, दूरी का बहुत ध्यान रखें। और ये जो आपने बताया कि वो मिक्सअप था वहाँ पे कि कोविड के रोगी थे और साथ में गर्भवती महिला जो शायद रोगी नहीं थी, तो बहुत लापरवाही की बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ है, मैं नहीं कह सकता कि वो वहाँ पे क्या वो गर्भवती महिला भी संक्रमित थी इसलिए वहाँ रखा गया, तो ये थोड़ा इस पर विचारणीय है ये। लेकिन अगर ऐसा हुआ है जो आप कह रही हैं तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लापरवाही है ये। और जहाँ तक हो विज़िट, आजकल हम लोग फिज़िकल विज़िट को अवॉइड करते हैं और जो काम वीडियो कॉन्फ्रेंस से चल सकता है वो चला लें, लेकिन आवश्यक है तो आना भी चाहिए, क्योंकि कई बार अल्ट्रासाउंड करना होता है बच्चे को देखने के लिए ग्रोथ कैसी हो रही है। अगर वो ड्यू है और वो अगर टल सकता है 2 हफ्ते 4 हफ्ते, तो उसके बाद करा लें। अगर कोई भी समस्या हो रही है तो बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि अब पूरे कोविड के दौरान जो डिलीवरीज हैं वो होती रही हैं, सिजेरियंस होते रहे हैं। केवल जो समस्या आई उन महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जिनको कोविड हो गया और कोविड गंभीर हो गया, उनमें ज़रूर दिक्कत आई। और उनमें दिक्कत इसलिए भी आई कि उनको अगर वेंटिलेटर वगैरह लगा तो फिर उसमें जो
रिकवरी है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हुई और कुछ केसेस में मृत्यु भी सामने आई। ये हम लोगों को सामने ये रहा। और जैसे मैंने बताया कि जब प्रेगनेंसी चलती है तो उसमें महिलाओं को कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और ये थोड़ा रिस्क रहती है, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर महिलाएं, गर्भवती महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हुई है। वो घर पे रह के मिनिमल दवाइयों से, मिनिमल ट्रीटमेंट से ठीक हो गई हैं। वायरस फीवर का वैसे भी अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा तो कोई इलाज है भी नहीं। बुखार पहले हफ्ते में आता है, उसको पैरासीटामोल से कम कर लीजिए और जो भी दवाई लेनी है वो बिना अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन की सलाह के नहीं लेनी है, क्योंकि पहले 3 महीनों में प्रेगनेंसी के कोई भी दवाई हम लोग नहीं देना चाहते, कोई एक्सरे नहीं करना चाहते, कोई सीटी स्कैन नहीं करना चाहते। तो ये सारे जो उपाय हैं ये सब करने चाहिए, जिससे जो गर्भ पल रहा है उसको कोई ख्याल न हो। क्योंकि एक्सरे से भी नुकसान होता है, उनको दवाइयों से भी कंजेनिटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत इसका ख्याल करना पड़ता है जब कोई महिला गर्भवती होती है। 3 महीने फिर मिड ट्राइमेस्टर में आप दे सकते हैं। मिड ट्राइमेस्टर में हम लोग ऑपरेशन भी करते हैं। अगर किसी को जैसे अपेंडिसाइटिस हो गई या किसी को एक्यूट गॉल ब्लैडर का पेन हुआ और नहीं ठीक हो रहा है, उसको निकालना है, तो मिड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। हम ऑपरेटिव प्रोसीजर भी करते हैं और दवाई भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। लेकिन पहले 3 महीनों में थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़्यादा चाहिए और लेट प्रेगनेंसी में भी इतनी समस्या नहीं होती है। मिड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा इंसिडेंस जो है अबॉर्शन का बढ़ जाता है, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी का एनेस्थीसिया देने से। तो ये अगर बचाव करेंगे तो अधिकतर महिलाएं, जैसे मैंने फिर दोहराऊंगा कि अधिकतर महिलाओं को कोई समस्या नहीं हुई है। जी एमसी मिश्रा जी, यहाँ पर एक सवाल और जोड़ूंगी आपके जवाब के साथ ही। जैसे कि आपने बोला कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हैं दवाई देना, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव हो लेकिन हल्के फुल्के लक्षण दिखाई दे रहे हो, तो ऐसे में क्या करना होगा? यदि खाली पैरासीटामोल से काम ना चले तो क्या एंटीबायोटिक्स दी जानी चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज को? तो वायरस में असर ही नहीं करती है। केवल प्रश्न आता है कि जो आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन का प्रोटोकॉल इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पहले ट्राइमेस्टर में। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आइवरमेक्टिन नहीं देते हैं और डॉक्सीसाइक्लिन भी अवॉइड करें, क्योंकि माइल्ड कोविड है तो आपको वाकई में किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है, केवल बुखार नीचे करना है। और वो पैरासीटामोल सबसे उसके लिए सुरक्षित दवाई है, जिसका लीस्ट सबसे कम साइड इफेक्ट है। और अगर बुखार तेज है, मान लीजिए 103 104 हो रहा है और पैरासीटामोल से नहीं नीचे आ रहा है, तो कोल्ड स्पंजिंग एज ओल्ड ट्रीटमेंट है। हम सब सारी जिंदगी करते आए हैं, अपने बच्चों में भी किया है, अपने ऊपर भी किया है। अगर बुखार बहुत लोगों को पैरासीटामोल से नहीं कम होता है तो उसमें फिर कोल्ड स्पंजिंग करके, और आजकल तो थोड़ी गर्मी भी हो गई है तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। सर्दियों में कोल्ड स्पंजिंग अनकंफर्टेबल होता है, तो इसलिए बिल्कुल कोल्ड स्पंजिंग को आप यूज़ कर सकते हैं बुखार को कम करने के लिए। और पहले हफ्ते में और कोई समस्या नहीं आने वाली है। जो ऑक्सीजन की समस्या है वो 8वें दिन शुरू होती है। उस समय आपको अपना ऑक्सीजन लेवल बराबर चेक करते रहना चाहिए। और उम्मीद है कि अगर डिजीज़ न्यूनतम है, कोविड का जो रोग है वो बहुत गंभीर नहीं है, तो ज़्यादातर महिलाएं इसमें ठीक हो जाएंगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर ब्रजेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, आपसे सवाल है मेरा, जिस तरह से खबरें भी आ रही हैं कि एक लेडी ने कोरोना पॉजिटिव बच्चे को जन्म दिया है, और कुछ खबरें इससे पहले भी आई थी कि छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनको कोरोना हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कितना कॉम्प्लिकेशंस होता है नवजात बच्चे में यदि कोरोना होता है, और कितना बिगड़ सकता है, कितनी जल्दी ठीक होते हैं यदि किसी नवजात बच्चे में कोरोना हुआ हो तो? जो बेबीज में जो कोरोना का जो प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज है, बच्चों में जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो उतनी ज़्यादा भी डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो अभी ये डिसीज़ कितना प्रोग्रेस करेगी कितना नहीं, ये तो अभी बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हुए जो इस तरह की स्टडी पर हम एग्जैक्टली बता पाएँ
कि इतना परसेंटेज है या इतना डिसीज का। नॉर्मली जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं कोविड के, वो डिपेंड करेगा उसकी इम्यून सिस्टम पे। बच्चों में इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता जो हमारे जो बेबीज़ हैं, तो उसमें हम ये बताना तो बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली कितने परसेंट जो है ये डिसीज़ प्रोग्रेस करेगी या कितना कॉम्प्लिकेशन इसके होंगे। अभी इस पे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बहुत हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, वो मैं एक्चुअली जो वैक्सीनेशन की बात हुई है और जो बच्चों के प्रोटेक्शन की बात हुई है कि कोविड पेशेंट्स में जो बच्चों का प्रोटेक्शन है वो कितना किस तरह से डिपेंड करेगा, तो मैं उसमें एक बात जोड़ना चाह रहा था। वैक्सीनेशन को लेके भी जैसे कि अभी लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए गाइडलाइन आ गई है और जैसे सर ने बोला है कि अभी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन पे बात चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली उसको भी जो है हरी झंडी बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। तो इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि जितनी भी अभी स्टडीज हुई हैं प्रेग्नेंट वुमेन को लेके और लैक्टेटिंग वुमेन्स को लेके, उसमें एक बड़ी ही पॉजिटिव चीज जो कि सामने आई है वो ये है कि माता से बच्चे को जो एंटीबॉडी ट्रांसमिशन है, जो प्रोटेक्शन जो एक माँ अपने नवजात शिशु को देती है या माता ब्रेस्ट के थ्रू अपने ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू अपने बच्चे को देती है, वो प्रोटेक्शन बहुत हाई है। तो अगर इंडिया में जैसे ही वैक्सीनेशन का अगर इसको हरी झंडी मिलती है तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं या नियर गोइंग टू बी प्रेग्नेंट हैं या लेडीज जो कि प्रेगनेंसी एज में होती है, जो फर्टाइल एज होती है, तो वो प्रेगनेंसी इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं क्योंकि ये उनके भी लिए फायदेमंद रहेगा। खासकर जो नवजात शिशु होगा उसको भी ये बहुत ही भारी मात्रा में प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो अगर वैक्सीनेशन ड्राइव प्रेग्नेंट वुमेन में इंडिया में स्टार्ट होता है तो मेरी सारी जो भी फर्टाइल एज की महिलाएं हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इसको एक बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही अच्छे से और एक बहुत ही खुशी के साथ इसको अपनाएं और जितनी जल्दी हो सके उतना अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। डॉक्टर MC मिश्रा जी, जिस तरह से डॉक्टर नीरज ने अभी बोला है कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवा सकते हैं और साथ ही साथ अब ये भी जिस तरह से अपडेट आई है कि लैक्टेटिंग वुमेन करा सकती हैं, ऐसे में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो अभी रिसर्च नहीं आई है, लेकिन महिला यदि बच्चे को जन्म दे देती है उसके कितने दिनों बाद वैक्सीनेशन करवा सकती है? मेरे ख्याल से क्योंकि थोड़ा सा इम्यूनिटी का इश्यू होता है महिलाओं में प्रेगनेंसी के, जब डिलीवरी होती है उस समय भी, तो मेरे ख्याल से 4 हफ्ते के बाद अगर उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और वो ठीक हेल्दी फील करते हैं तो करा सकती हैं फिर। जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और जिस तरह से हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तीसरी लहर को लेकर अलग अलग तरह की बातें आ रही थी। पहले कहा जा रहा था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है, अब कुछ रिसर्च आई है जिसमें लोगों का कहना है कि ये पूरी तरह से एंटीसिपेशन पर आधारित था, इसलिए पूरे तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि बच्चों के लिए ये लहर खतरनाक होगी या सामान्य होगी। हमें अब आगे के समय के लिए बच्चों के लिए किस हिसाब से सोचना चाहिए? बच्चों के लिए सावधानी अपनी तरफ से पेरेंट रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें आती हैं उसके हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं। हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि हमें कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, ये आगे आने वाली लहर वाकई खतरनाक हो सकती है या नहीं हो सकती है? किससे पूछा? जी डॉक्टर MC मिश्रा जी, आपसे ही सवाल है मेरा। तीसरी लहर का इसीलिए ये थोड़ा सा प्रोएक्टिव सरकार ने निर्णय लिया जिससे लोग लापरवाह न हो जाएं और बराबर संक्रमण, देखिए अभी जैसे संक्रमण 2 लाख से कम लोग आ रहे हैं संक्रमित 24 घंटे में, और अभी लोगों में बड़ा एक रिलीफ हुआ है। रिलीफ होना तो अच्छी बात है, लेकिन लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अगर हम तीसरी वेव नहीं चाहते हैं तो हमको जो बचाव के उपाय हैं, जैसे हम सभी कह रहे हैं, वो बचाव के उपाय जो हैं वो करते रहने पड़ेंगे। और बच्चों में जो विशेष अलग से कुछ नहीं करना, जो बचाव के उपाय अभी भी चल रहे हैं। देखिए पहली जो लहर है उसमें बच्चों में संक्रमण भारत में था 4% करीब, और अभी जो मार्च अप्रैल के आंकड़े आए थे उनमें था 5.8%, 6%, 7% लगा लीजिए, अब हो गया हो, थोड़ा और ज़्यादा हो गए होंगे। लेकिन अधिकतर बच्चों में संक्रमण माइल्ड था, ज़्यादातर बच्चे बिना किसी समस्या के ठीक हो गए घर पे। हॉस्पिटल्स में भी
मैंने जितने भी पीडियाट्रिशियन से बात की, जितने भी हॉस्पिटल्स में बात की और जिस हॉस्पिटल से मैं भी जुड़ा हूँ वहाँ भी बात की, बच्चों का एडमिशन बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में नहीं हुआ। बहुत कम इक्का दुक्का बच्चे ही हॉस्पिटल में आए जिनको वो मल्टीपल सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कुछ होता है, वो हो जाता है इस कोविड के साथ। तो वो एक आध बच्चा ज़रूर सामने आया, लेकिन अधिकतर बच्चे बिल्कुल किसी दिक्कत के ठीक हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आने वाले समय में जैसे जैसे टीकाकरण के दायरे में हम सब आते जाएंगे, उनके बच्चों के माता पिता भी आते जाएंगे, उनके टीचर्स को भी टीकाकरण हो जाएगा और 12 से 18 के बीच में भी टीकाकरण को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, हरी झंडी मिल जाएगी, आने वाले जुलाई अगस्त सितंबर तक मिल जाएगी, क्योंकि वो ट्रायल चल रहा है बच्चों पे, शुरू हो जाएगा अभी। तो ये केवल एक इसको जैसे कहते हैं कि वैक्सीन तो सेफ है, हमने देख लिया, हेल्दी वॉलंटियर्स पे ट्रायल हो गए, फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 हो गया, फेज़ 3 हो गया। केवल एक टेक्निकलिटी होती है कि भाई बच्चे शामिल नहीं थे उसमें, गर्भवती महिलाएं शामिल नहीं थी उसमें, इसलिए उसको बिल्कुल एकदम से 100% नहीं कह सकते कि उनमें भी कुछ नहीं होगा। इसलिए जो ट्रायल है इसलिए आवश्यक है, और वो ट्रायल जैसे ही संपूर्ण हो जाएंगे तो बच्चों को भी टीकाकरण के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन अभी तो स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे और बंद रहने चाहिए। लॉकडाउन में भी अभी कोई ढील नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है, क्योंकि अभी स्थिति कुछ संभली है। और अगर हमने एकदम से अभी अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की तो जो भी अभी तक हम लोगों ने उपलब्धि की है पिछले 4 हफ्तों में, वो फिर कहीं ना कहीं पीछे रह जाए। क्योंकि अभी भी मृत्यु दर अगर आप देखेंगे तो मृत्यु जो ग्रोस फर्टिलिटी है वो अभी भी 4000 से थोड़ा कम हुई है, क्योंकि ये जो दिखाता है, दर्शाता है पिछले 3-4 हफ्ते से जो संक्रमित गंभीर रोगी हैं उनमें दिखाता है। तो अभी स्थिति संभली है थोड़ी सी। तो मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार को भी और बाकी राज्य सरकारों को भी अभी अनलॉकिंग के विषय में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, और जब तक संक्रमण की दर 2% के आसपास न आ जाए तब तक अनलॉकिंग नहीं करनी चाहिए। और करें तो बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि देखिए एसेंशियल सर्विसेज चल ही रही हैं, हॉस्पिटल्स चल ही रहे हैं, और जो हमारे काफ़ी एयरलाइन डोमेस्टिक चल रही हैं जो प्रिकॉशंस लेके। उसके अलावा आप लोग मीडिया पूरा काम कर ही रहा है, दूसरे सरकार में भी सारे काम हो रहे हैं, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हो रहे हैं। तो काम ऐसा कोई विशेष नहीं रुका है, केवल अच्छा इंडस्ट्री खोलने की बात है, जो इंडस्ट्रीज बंद हैं। एसेंशियल इंडस्ट्री तो चल रही है, जैसे एनटीपीसी है, अब उसमें बिजली का प्रोडक्शन तो नहीं रोका जा सकता है, वो चल रहा है बराबर। तो और हमारी सारी ग्रोसरी मिल रही है, वेजिटेबल्स भी मिल रहे हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज सब चल रहे हैं। तो इसको बहुत ही केयरफुली इसको सोच के फिर इसमें जो भी निर्णय लें वो लें, क्योंकि अल्टीमेटली तो इकोनॉमी का भी प्रश्न आता है, लेकिन इकोनॉमी से पहले जिंदगी का भी सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा गंभीरता से एक इसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर लें, क्योंकि अभी 2 लाख से जस्ट कम हुए हैं केसेस इसको, और संक्रमण की दर करीब 5% करीब चल रही है इस समय। तो इसको और थोड़ा कम आने दें, मेरे ख्याल 2 हफ्ते और वेट कर लेंगे तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमारा मानना तो यही है। और जिन लोगों को वापस जाना था अपने अपने स्टेट में वो चले गए हैं वर्कर्स, और कुछ लोग जो रह गए हैं उनकी उतना समस्या नहीं है। हाँ, अब ये ज़रूर है, कुछ जैसे ठेला लोग रोज़ लगाते हैं सब्ज़ी बेचने के लिए, फल बेचने के लिए, तो उनको थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन वो भी लगा रहे हैं। मैंने देखा था प्रिकॉशन लेके दूर दूर करके, जैसे मैं आज गया था गुड़गांव से दिल्ली, तो लोग लगा रहे हैं और वो उसमें लगाने दिया जा रहा है उनको, अगर वो डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और बचाव के उपाय कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। यहाँ पर केंद्र सरकार की भी गाइडलाइन जारी हुई है कि अनलॉक के लिए तमाम राज्यों को सोच समझ के फैसला लेना अनिवार्य होगा, और तमाम एक्सपर्ट्स की भी यही राय है। आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर नीरज, बच्चों को लेकर आज हम बात कर रहे हैं विशेष तौर पर। यदि कोई छोटा बच्चा है, अक्सर होता है कि बच्चा यदि बोल सकता है तो अपनी परेशानी वो कह के अपने माता पिता के सामने रख सकता है, लेकिन बच्चा यदि बहुत छोटा है और ऐसे में फीवर नहीं आ रहा है घर में, क्योंकि बहुत सारे लोग घर के बाहर भी निकलते हैं, और ऐसे में यदि 1-2 लक्षण नज़र आते हैं या माता पिता नहीं समझ पाएँ,
तो वो कौन से मेन लक्षण हैं जिसके बाद माता पिता को थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है और बच्चे को टेस्ट कराना चाहिए कोविड को लेकर? जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 1 साल या 2 साल के जो बच्चे, जो कि आपके आपके मदर फीड पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, या अभी उस अवस्था में नहीं पहुंच पाए हैं कि अपने लक्षण को बता सकते हैं। जी। तो एक ऐसा लक्षण, एक कोई भी बीमारी जो कि बच्चों में बड़ी कॉमनता से पाई जाती है, और उसी को देख के हम ये जो भी हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चों के साथ कुछ अच्छा है या कुछ खराब है। वो होता है एक अनयूजुअल एक्टिविटी जिसमें बच्चे का रोना ज़्यादा हो। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसका खान पान ठीक नहीं है, वो जितना डाइट पहले ले रहा था अगर उतना नहीं ले रहा है, तो निश्चित रूप से उसको एक मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। फीवर नहीं है लेकिन हल्का सा खराश है, और वो अपना पूरा खाना अच्छे से नहीं ले पा रहा है, गले से आपको उसकी आवाज़ आ रही है, वो बहुत रो रहा है, रात में सो नहीं पाता है, तो ये लक्षण होते हैं। जबकि किसी भी छोटे बच्चे को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो अगर ये लक्षण है किसी बच्चे में, वो चाहे कोविड रिलेटेड हो या कोविड अनरिलेटेड हो, तो उसको फीवर हो, मदर पेरेंट्स चाहे निगेटिव हो, या कोई सस्पिशन नहीं है कि कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन ये लक्षण अगर किसी भी बच्चे में मिलते हैं, वो अपनी नींद नहीं पूरी कर पा रहा है, अपना खाना नहीं ले रहा है, ज़्यादा रो रहा है, बेचैन है, तो निश्चित रूप से उसको किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। तो वो, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि ये कोविड की वजह से है या नॉन कोविड की वजह से है। तो ये लक्षण जो है, ये कॉमन लक्षण है किसी भी बीमारी में। बच्चों को अगर बीमारी पकड़नी है तो ये लक्षण हर जगह काम आते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा लगातार सावधानियों की हम बात कर रहे हैं, प्रेग्नेंट माँ की लगातार बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी बातचीत की है, और आज की बातचीत में जहाँ तक निकलकर सामने आया है कि केसेस अभी तक ऐसे कोई सीवियर नहीं हुए हैं, लेकिन यदि हैं तो उसके लिए तुरंत मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है, और इलाज के बाद जहाँ तक ये ठीक हो सकता है। डॉक्टर ब्रजेश, अगला सवाल मेरा आपसे है यहाँ पर कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर लगातार बात की जा रही है और तमाम सावधानियों की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरह से कोविड महामारी का दौर है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि खान पान के माध्यम से विशेष तौर पर क्या कुछ ऐसा अपने खान पान में शामिल कर सकते हैं जिसकी वजह से सावधानियां बढ़ जाएं, इम्यूनिटी बढ़ जाए, और वो कौन सी चीज़ें वो नहीं शामिल करनी चाहिए? क्योंकि जब इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात आती है तो भारतवर्ष में तमाम लोगों के द्वारा अलग अलग सलाहें दी जाती हैं। जिस तरह से काढ़े की बात आती है या कई ऐसी गर्म चीज़ें लोगों को सजेस्ट की जाती हैं, क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी ये अप्रोप्रिएट होंगी, या हमें यहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर प्रेग्नेंट लेडीज़ को आगे अपना खान पान को बढ़ाना चाहिए? प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको खान पान के लिए तो विशेष ध्यान रखना ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोटीन डाइट लें, ये अच्छा होगा मदर के लिए और बच्चे के लिए भी। और उसका ये है कि जो फ्रूट्स हैं, जनरली क्या होता है, इंडियंस जो लेडी होती है जो हमारे यहाँ, ज़्यादातर उनमें जो है वेजिटेरियन डाइट जो लेते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्सेस की कमी होती है। तो हम वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें खाने में बढ़ाएं। प्रोटीन्स है, वेजिटेबल्स है, दूध है, और जो लोग अंडे लेते हैं वो खा सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट, वो तो नॉर्मल मदर में भी वही हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। और रही बात इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी कोई एक दिन में बूस्टअप होने वाली चीज़ नहीं है कि हम उसको एक दिन खिलाएं और उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। इम्यूनिटी ये निरंतर एक जो जन्म से चलती रहती है, कंजेनाइटल, मतलब वो मदर के जो फीटस होता है वहाँ से जो एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है, इम्यूनिटी धीरे धीरे पूरी इम्यूनिटी डेवलप होती है। इम्यूनिटी ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये है कि प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको हम खान पान का विशेष ध्यान रखें, हाई प्रोटीन डाइट लें, और जो सावधानियां हैं कोरोना की वो हमें जो नॉर्मल पर्सन के साथ बरत रहे हैं वो वहाँ बरतनी ही है। हाथ हैंड वॉशिंग हमें करना ही करना है, हमें हैंड सैनिटाइजेशन करना है, भीड़ को अवॉइड करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर की चीज़ें उसको जो है तुरंत लेके यूज़ ना करें। और जो क्राउडेड एरिया है वहाँ अवॉइड करें। कोई अगर बीमार सिक पर्सन है जो ऑलरेडी जो किसी को कफिंग है, स्नीजिंग है, तो उससे हम थोड़ा डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए ये सब हैं, ये चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रखनी होंगी। और हमें नॉर्मल जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसको तो हमें फॉलो करना ही होगा, वो चाहे नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स हो या फीमेल्स हो। नॉर्मल पर्सन के लिए भी है, यह है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, उनकी खान पान का ध्यान रखना है और उनको इन चीज़ों से अवॉइड करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
जी बिल्कुल। डॉक्टर MC मिश्र जी, यहाँ पर खान-पान की हम लगातार बात कर रहे हैं और जिस तरह से कई घरों में आजकल कुछ रूटीन है जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं और कई बार एलोपैथी में भी डॉक्टर्स इन्हें सजेस्ट कर देते हैं या मना नहीं किया जाता है। जिस तरह से हल्दी वाले दूध को लोग बढ़ावा दे रहे हैं या ख़ास तौर पे काढ़े की यदि हम बात कर लें, तो काढ़े में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो कहीं न कहीं आपकी बॉडी को गर्म बनाती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ चीज़ों को मना किया जाता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगी, अगर किसी की फैमिली में ये रूटीन है तो क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल, साथ ही साथ गर्म काढ़े का इस्तेमाल कर सकती हैं या उन्हें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? ये इसमें अवॉइड करने जैसी नहीं है। जो भी काम करें उसको मॉडरेशन में करें, यानी जितनी आवश्यकता हो। एक्सेस, अति किसी भी चीज़ की खराब होती है। अगर आप अपना भोजन जो हम लोग लेते हैं आमतौर से एवरेज फैमिली, जिसके सुबह ब्रेकफास्ट में अगर आप अंडा लेते हैं तो वो ले लीजिए, उसमें पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। 4-5 सर्विंग आप फ्रूट्स की कर सकते हैं। सुबह केला ले लिया, फिर एक थोड़ा सा आम खा लिया अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, फिर एक थोड़ा एप्पल खा लिया, ऑरेंज खा लिया, जो भी अभी मेलन जो आपका खरबूजा आ रहा है, तरबूज आ रहा है, मौसम के फल आ रहे हैं जो महंगे भी नहीं होते हैं। उसके अलावा आपका जो वेजिटेरियन है उनको दाल एक कटोरी है, दही है, सब्ज़ी है फ्रेश, हरी सब्ज़ी ज़्यादा प्रयोग करें, गाजर है, मटर है, जो भी सब्ज़ी आ रही है मौसम की। देखिए, अगर हम ये करते हैं तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मिल जाते हैं। केवल जो ये सप्लीमेंट्स हैं, ये उन लोगों के लिए होते हैं जो खाना नहीं खा पा रहे या बीमार है लंबे समय से। प्रेगनेंसी बीमारी नहीं होती है, ये समझना पड़ेगा महिलाओं को। प्रेगनेंसी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है। उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ सकती है और उसको वो थोड़ा सा उस प्रकार से पूरा कर सकती हैं कि बीच में मान लीजिए थोड़ा सा उनको सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, मान लीजिए 8:30 बजे, 9 बजे, 11 बजे फिर एक कुछ केला खा लीजिए। सुबह आपने कुछ और लिया होगा अपना ब्रेकफास्ट में, उसके बाद लंच ले लीजिए 1 बजे, फिर उसके बाद 3-4 बजे फिर कुछ थोड़ा एक फल खा लीजिए। शाम को फिर अपना जो भी खाना आपने खाना है, तो भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। और उसमें हम जैसे सात्विक का मतलब ये नहीं कि अंडा नहीं खा सकते, आप जो खाना चाहते हैं अंडा वो खा सकते हैं। बॉइल्ड एग खाना चाहते हैं, ऑमलेट बना के खाना चाहते हैं, जो ये आते हैं आपके टोफू आते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, ये ले सकते हैं। पनीर, जैसे हम लोग शाकाहारी लोग हैं, हम लोग पनीर का सेवन ज़्यादा करते हैं अगर अंडा नहीं खाते हैं तो। इस प्रकार से आप अपने अगर करेंगे तो आपको ना कोई जिंक का सप्लीमेंट चाहिए, ना आपको कोई बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट चाहिए। तो ये जो है एक प्लेसिबो का काम भी करते हैं ये चीज़ें। और आजकल जैसे बात बहुत चर्चा हुई कि विटामिन सी लेना चाहिए कि नहीं लेना। अब आप नींबू अगर निचोड़ रहे हैं दाल में, मिल गया आपको विटामिन सी। संतरा आपने एक खा लिया, मिल गया विटामिन सी। और आपका जो भी आप जैसे आप नारियल पानी पी लीजिए, थोड़ा घर में थोड़ा सूप बना के पी लीजिए, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे जो लाइकिंग के फूड हैं उसी में आप थोड़ा सा अपना वो कर सकते हैं, उसको मैनेज। और पूरा न्यूट्रिशन आपको उसमें भारत में जितना भी है उसमें पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। केवल आपको मात्रा देखनी है कि बहुत ज़्यादा तला हुआ नहीं लेना है, क्योंकि फैट है वो वैसे ही फिर वो आपका वजन बढ़ जाएगा, फिर उसको कम करने में दिक्कत आएगी। तो फैट की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। आपको प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, कार्बोहाइड्रेट जितना आपको उचित है उतना ही लें। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आम खाइए, उसमें आपको मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा आपको, और कोई दिक्कत नहीं। थोड़े से आप ड्राई फ्रूट ले लो अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं, कि भाई बादाम भिगो के खा लिया, थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, खा के उसमें आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, विटामिन मिल जाते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मुझे तो पीनट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मूंगफली बहुत अच्छी लगती है, आप वो खा लीजिए अगर आपको वो थोड़ा सा लगता है तो। और फिर थोड़ा दलिया कभी ले लिया, कभी कुछ चिवड़ा बना के ले लिया, उसमें थोड़ा वेजिटेबल्स डाल लीजिए, तो जिससे आपका जो फूड है, जो खाना है, वो संपूर्ण हो जाता है इस प्रकार से। जी बिल्कुल। और इसी के साथ फिलहाल हमें वक्त हो गया है, इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देंगे। डॉक्टर MC मिश्र जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नीरज, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर ब्रजेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आज प्रेग्नेंट लेडीज़ और प्रेग्नेंट लेडीज़ से माँ बच्चे तक होने वाले संक्रमण को
लेकर यहाँ पर हमने चर्चा की है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आज के दौर में अपना ख्याल रखने की आपको ज़रूर आवश्यकता है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें, न्यूट्रिशन पर आप ध्यान दें, बेहतर खाना खाएं और साथ ही साथ यदि ज़रूरत पड़े तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इसके साथ ही साथ अपने तमाम दर्शकों से भी अपील करते रहें